सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका स्वागत भाई। राम और राम बोस। राम राम बेटा। आज है थर्सडे, डेट हो गई है 27 नवंबर 2025 और आज ऑर्गेनन डे है थर्सडे होने के नाते। और हमारा इसमें ग्रुप चल रहा है 235 से लेकर के 244 तक का। ठीक है जी, जिसमें द इंटरमिटेंट फीवर करके बताया कंटेंट में 29 पेज नंबर पे। और इसमें हमारा एफोरिज्म कहाँ तक हो गए थे? डॉक्टर राम प्रशांत। राम जी। राम राम बेटा। राम राम जी। राम राम। 241 स्टार्ट हो गया आज। ओके, 241 स्टार्ट होगा। 241 है 267 पेज पे और कनन में। तो 241 में और इस तरह से 241, 242, 243, 244 ये रह रहे हैं इसके। 241 में हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि एपिडेमिक ऑफ इंटरमिटेंट फीवर इन सिचुएशंस वेयर नन आर एंडेमिक are of the nature of chronic diseases composed of single acute paroxysm. Each single epidemic is of a peculiar uniform character common to all the individuals attacked, and when this character is found in the totality of the symptoms common to all, it guides us to the discovery of the homeopathic specific remedy suitable for all the cases, which is almost universally serviceable in those patients who enjoyed tolerable health before the occurrence of the epidemic. That is to say, who were not chronic sufferers from developed SORA. जीनस एपिडेमिकस की बात करेंगे इसमें कि जीनस एपिडेमिकस कौन सी दवाई होगी और वो किन किन लोगों के लिए सुटेबल होगी, किस तरह के पेशेंट पे कारगर होगी। तो हैनीमैन साहब कह रहे हैं एपिडेमिक्स ऑफ इंटरमिटेंट फीवर इन सिचुएशंस वेयर नन आर एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है किसी विशेष स्थान पर बना रहना। पैंडेमिक का मतलब होता है ग्लोबली फैलना। और एपिडेमिक का मतलब होता है एक काफी बड़े एरिया पे एरिया वाइज फैलना, लेकिन बड़ा एरिया। पैंडेमिक का मतलब होता है ग्लोबल और जुड़ जाता ग्लोबली। तो एंडेमिक ना हो, एंडेमिक अगर नहीं है ऐसे इंटरमिटेंट फीवर की एपिडेमिक्स के लिए हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि आर ऑफ द नेचर ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, जो एंडेमिक को कह रहे हैं ये एंडेमिक अगर होगी तो वो तो होगी शायद क्रोनिक नेचर की जी। कंपोज्ड ऑफ सिंगल एक्यूट पैरोक्सिम्स, जो कि एक सिंगल एक्यूट पैरोक्सिम्स की से कंपोज होती है। कह रहे ईच सिंगल एपिडेमी ऑफ ए पिक्यूलियर यूनिफॉर्म कैरेक्टर कॉमन टू ऑल द इंडिविजुअल्स अटैक्ड। प्रत्येक ऐसी सिंगल एपिडेमी जो पिक्यूलियर हो, यूनिफॉर्म हो कैरेक्टर में, कॉमन हो सभी इंडिविजुअल्स के में मिलने के बाद जिन पे उसने अटैक किया, एक समान उसको मेल खा रही हो सभी पे। एंड व्हेन दिस कैरेक्टर इज फाउंड इन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स कॉमन टू ऑल, और यही कोई कैरेक्टर उसका उस एपिडेमिक का टोटलिटी में मिलता हो सिम्टम्स के रूप में, जो सब पे कॉमन हो, सभी में पाया जा रहा हो जो सिम्टम उस एपिडेमिक का टोटलिटी लगभग एक से ही बन रही सबकी। तो कह रहे हैं हैनीमैन साहब के इट गाइड्स टू अस द डिस्कवरी ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी सुटेबल फॉर ऑल द केसेस। तो ये हमें एक मार्गदर्शन देती है या ये हमें गाइड करती है डिस्कवरी के लिए एक होम्योपैथिक रेमेडी ऐसी जो स्पेसिफिक होगी और सभी केसेस पर वो सुटेबल होगी अपने आप ही अकेली। क्यों? क्योंकि टोटलिटी सेम है सबकी, तो सभी केसेस में वो सुटेबल हो जाती है। विच इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सली सर्विसेबल इन दोज पेशेंट हु एंजॉय टॉलरेबल हेल्थ बिफोर द अकरेंस ऑफ एपिडेमिक। और ये रेमेडी, ये होम्योपैथिक रेमेडी सब में सर्विस देगी, सबके लिए सर्विसेबल होगी उन पेशेंट के लिए सार्वत्रिक रूप से
खास करके उन लोगों के लिए जो इस एपिडेमी से पहले हेल्दी थे, जिनमें कोई क्रोनिक सफरिंग नहीं चल रही थी, उन लोगों के लिए ये जो मेडिसिन आई है स्पेसिफिक जीनस एपिडेमिकस के रूप में, ये उन सब पे सर्विसेबल होगी। दैट इज टू से, आगे क्लियर भी कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि उन लोगों को छोड़ के जो क्रोनिक सफरर ना हो, जिनमें सोरा डेवलप होकर के बीमार ना चल रहे हो, बशर्ते ऐसे लोग जो इस एपिडेमिक अटैक से पहले टॉलरेबली हेल्दी थे और उनकी टोटलिटी भी सेम मिल जाए, सेम हो जाए, तो ये स्पेसिफिक रेमेडी उन सब के लिए कामयाब रह करती है, अपना सबके लिए सर्विस देती है। तो इसको कहा था डॉक्टर दीपशिखा जीनस जी। एपिडेमिकस। जी। सर इसमें ये है कि ना कि जैसे अगर ये जीनस एपिडेमिक्स का है तो उसमें अगर सभी पेशेंट या सभी लोगों को अगर एक दवाई आती है, पर उसमें ये भी तो हो सकता है कि कोई सिम्टम में ग्रे पैथोलॉजी में चले जाए, कोई सिम्टम में सिर्फ मतलब साइकोसिफिलिटिक रह जाए या सोरोसिफिलिटिक रह जाए, तो हाँ उसमें जीनस एपिडेमिक्स कैसे होगी? हाँ, देखो सोरोसाइकोटिक सोरोसिफिलिटिक, आप अगर क्रॉनिक मियाज्मेटिक डिजीज के बारे में कह रहे हो तो मियाज्मेटिक डिजीज के लिए नहीं है, क्रॉनिक डिजीज के लिए नहीं है। हैनीमैन साहब के हिसाब से क्रॉनिक डिजीज वो थे जिनके बैकग्राउंड में मियाज्म था। तो अगर मियाज्म नहीं है पीछे, खास करके सोरा डेवलप किसी का नहीं है, जिसको आप कह रहे ग्रेव हो गया, ग्रेव पैथोलॉजी हो गई, तो वहां मतलब समझ लो कि वहां सोरा डेवलप हो गया डॉक्टर श्रे। ये उनकी बात है, जैसे कि पहले एकदम स्वस्थ थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई स्किन प्रॉब्लम मतलब कोई भी सोरा किसी भी रूप में डेवलप नहीं था। ऐसे लोगों के लिए आपके पास यदि 10 बंदे आ रहे हैं और 10 में से एक ही तरह की एपिडेमिक डिजीज को लेके आ रहे, तो उनमें से यदि 10 में से 3 में, 2 में, 4 में अगर पहले से कोई डेवलप्ड सोरा के सिम्टम मिल रहे, यानी कि किसी को क्रोनिक एक्जिमा है या किसी को कोई और क्रोनिक पैथोलॉजी है, उनकी बात ना करते हुए हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि जिनमें सोरा डेवलप ना हुआ होगा उन लोगों के लिए, मान लो 6 बचे, तो वो 6 ऐसे बंदे जो पहले हेल्दी थे, इस एपिडेमी से पहले उन्हें कोई क्रोनिक बीमारी नहीं थी किसी रूप में भी, तो उन पे ये एक सिंगल मेडिसिन आ जाती है, सिमिलर मतलब सेम काम करती है, अकेली सबके लिए एक ही सर्विसेबल हो जाती है। ये इसमें कुछ है बेटा, जैसे एक्यूट रेमेडी निकालते हैं ना कि हाँ, जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है हमें सिर्फ उतना निकालना है, वो भी कॉमन टू ऑल जो हो। हाँ, टोटलिटी कॉमन टू ऑल डॉक्टर श्रे, और पीछे मियाज्म का डेवलपमेंट नहीं मिलना चाहिए। अब ये हमें बारीकी से देखना है कि एपिडेमिक के लिए जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, अगर मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं समझने के लिए, यदि किसी को पुराना एक्जिमा है तो इसका मतलब वहां सोरा डेवलप हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है उस क्रोनिक एक्जिमा वाले पेशेंट को ऐसे ही सर्विसेबल हो जैसे कि एक स्वस्थ या जिसमें सोरा डेवलप नहीं है उनमें जो काम करेगी। यहाँ थोड़ा सा एक्सेप्शन लेके चलेंगे, ठीक है। और जो आपका भाव था वो ये था कि यदि ग्रेव सिम्टम बढ़ गया, ग्रेव पैथोलॉजी होगी, तो इसका सीधा सीधा इशारा है कि ये क्रोनिक सफरर है, एक बात। और दूसरा आपका भाव ये है यदि सोरोसिफिलिटिक अगर कंप्लेन आ गई, जैसे किसी को हुआ था मीजेल्स और मीजेल्स के बाद सीधे कोई पैथोलॉजी बढ़ गई है अंदर, तो यदि ऐसी बहुत सारे लोगों में कॉमन हो रही हो और वो इंसान पहले ऐसा ना हो, पहले उसमें कोई क्रोनिक डिजीज की कोई शेड मिल ना रही हो, वो डायनेमिक ही हो अभी, तो उसमें काम कर जाएगी। जिसको हम कहते हैं ना, ये जैसे डेंगू है, डेंगू में कई बार डेंगू में नोज ब्लीड तक होती है, कई डेंगू ऐसे होते हैं ब्लीडिंग होने लगती है, कई डेंगू ऐसे होते हैं जिनमें ब्लीडिंग नहीं होती डॉक्टर से। तो अगर आपके केस को हम देखें, कोई डेंगू की ऐसी एपिडेमी आ गई जिसमें बहुत सारे लोगों को नोज ब्लीडिंग हो रही है, तो अपेरेंटली तो ग्रेव डिजीज, ग्रेव सिम्टम आ गया अगर ब्लीडिंग होने लगी।
लेकिन अगर ये सिम्टोमेटोलॉजी मिल रही है और पीछे कोई उसकी क्रोनिसिटी नहीं है उस बंदे को जिसको एपिस्टैक्सिस हुई है अभी, ये वहां सर्विसेबल हो जाएगी। बस थोड़ा सा अंतर यहाँ ये समझ लेंगे, क्रोनिक डिजीज में ये काम नहीं करेगी। जो क्रोनिक से सफर कर रहा है इंसान पहले से, उस पर ये उतनी कारगर साबित नहीं होगी। इतना सा अंतर लेना। अब हम ढूंढ लेंगे कि कौन क्रोनिक सफर रहा पहले, है जी। बेसिकली है ना, एक्यूट की तरह डील होगा, ना कि एंटीसोरिक मेडिसिन निकलेगी। हाँ बिल्कुल, स्टेट मेडिसिन काम करेंगी, ये स्पेस जीनस एपिडेमिकस एक्यूट की तरह काम करेगी और एक्यूट एग्जैजर्बेशन और क्रोनिक डिजीज की तरह भी नहीं करेगी। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक्यूट एग्जैजर्बेशन और क्रोनिक डिजीज में ये सीधा भाव है कि पीछे म्यादम डेवलप है। तो ये सब चीजें ऐसे समझेंगे डॉक्टर सर। कोई और भी क्वेरी होगी तो दोस्त वेलकम है। नेक्स्ट है 242। 242 में कह रहे हैं, इफ हाउएवर in such an epidemic intermittent fever the first paroxysms have been left uncured, or if the patient have been weakened by improper allopathic treatment, then the inherent sora that exists allows in so many persons, although in a latent state, become developed, takes on the type of the intermittent fever, and to all appearances continues to play the part of the epidemic intermittent fever, so that the medicine which would have been useful in the first paroxysms, ब्रैकेट में कह रहे हैं रेयरली एन एंटीसोरिक जो होती है, इज नाउ नो लॉन्गर सुटेबल एंड कैन नॉट बी ऑफ एनी सर्विस। जो बहुत अच्छी सी बात आई है, डॉक्टर प्रशांत का भी आया था कि जो केस बिगाड़ के लिए आते हैं उनके लिए क्या करें। बुखार के बाद किसी को कोई लीवर की आ गई ऐसे, या जॉइंट पेन आ गया, ऐसा भाव था एक दिन इस बच्चे का, वो उसका जवाब यहाँ पे है। कह रहे हैं, इफ हाउएवर इन सच एन एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर द फर्स्ट पैरोक्सिम्स हैव बीन लेफ्ट अनक्योर्ड, यदि एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर का जो फर्स्ट पैरोक्सिम्स हैं वो अनक्योर रह जाएं, या पेशेंट को कमजोर बना दिया जाए इम्प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट से। इम्प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट का मतलब है नॉन सिमिलर ट्रीटमेंट से, जहां सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर सिमिलिया सिमिलिबस ना लिया गया हो। समझ रहे हैं? एलोपैथी का मतलब वो समझेंगे। यहाँ पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक्स नहीं समझेंगे। इम्प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट यानी कि डिसिमिलर के रिलेशन से कोई भी दवाई दी गई है और उसकी वजह से पेशेंट कमजोर हो गया हो। कह रहे फिर वो जो इनहेरेंट सोरा जो पहले से वहां एग्जिस्ट करता था लेटेंट स्टेट में, इलाज का मतलब होता है ऐसे, वो जो है डेवलप हो जाता। फिर अगर इम्प्रॉपरली ट्रीट करा किसी एक्यूट एपिडेमिक को डॉक्टर श्रेय, उन केसेस में वो ग्रेव पैथोलॉजी की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लेटेंट सोरा डेवलप हो गया जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था कई सारे लोगों में। कह रहे टेक्स ऑन द टाइप ऑफ द इंटरमिटेंट फीवर, और फिर वो एक इंटरमिटेंट फीवर की टाइप बन सकता है। एंड टू ऑल अपीयरेंसेस कंटिन्यूज टू प्ले द पार्ट ऑफ द एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर, और उसके सारे अपीयरेंसेस, उनका प्रकटीकरण प्रकट होगा वो एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर की ही तरह ही कंटिन्यू टू प्ले करेगा। तो अब कह रहे हैं सो दैट द मेडिसिन which would have been useful in the first paroxysms, अब जो मेडिसिन पहले पैरोक्सिम्स में यूजफुल हो जाती, काम कर देती, जो कि रेयरली एंटीसोरिक होती है, जो अभी बात करी ना एक्यूट की तरह डील करेंगे, अमित पाल भाई ने बोला, दीप से कहा आपने कि उनको तो एक्यूट की तरह डील करेंगे। जो रेयरली एक्यूट की तरह डील कर रही थी नॉन एंटीसोरिक रेमेडी होती है जो एक्यूट की तरह डील करती है। जो रेयरली एन एंटीसोरिक थी, जो पहले पैरोक्सिम्स को के लिए यूजफुल थी,
कह रहे इज नाउ नो लॉन्गर सुटेबल एंड कैन नॉट बी ऑफ एनी सर्विस। अब वो सुटेबल नहीं रहेगी, अब वो कोई सर्विस नहीं देगी। क्यों? क्योंकि अब उसे हमें एक एंटीसोरिक लानी पड़ेगी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लानी पड़ेगी अब उसकी। अब उसको हमें क्रोनिक डिजीज की तरह से डील करना पड़ेगा। आगे शायद यही कहेंगे, वी हैव नाउ टू डू विद ए सोरिक इंटरमिटेंट फीवर ओनली। अब ये हमारे सामने डॉक्टर सरे जिसे हम डील कर रहे हैं, ये केस सोरिक इंटरमिटेंट फीवर है। सोरिक लग गया अब इसके सामने, मियाजमेटिक इंटरमिटेंट फीवर है केवल अभी। एंड दिस विल जनरली बी सबड्यूड बाय minute and rarely repeated doses of sulfur or hypersulfuris in a high potency। यहाँ हैनीमैन साहब ने अपनी तरफ से एक बात क्लियर सी कह के चले हैं, हालांकि यहाँ एक एंटीसोरिक देनी होगी, लेकिन यहाँ हैनीमैन साहब का कंसेप्ट क्लियर था। उन्होंने कहा कि इस तरह के केसेस को, जो बिगड़े हुए केस आते हैं और वो सोरा जिनमें डेवलप हो जाता है, सोरिक इंटरमिटेंट फीवर बन जाते हैं, वो जनरली वो सबड्यू हो जाते हैं माइन्यूट डोज से ही, और रेयरली ही रिपीटेड करनी पड़ती है। कौन सी दवा? सल्फर या सल्फ्यूरिक एसिड, हिपरसल्फ्यूरिस इन हाई पोटेंसी। हाई पोटेंसी की सल्फर की एक खुराक दे दो, या फिर हिपरसल्फी हाई पोटेंसी की एक खुराक दे दो। डॉक्टर प्रशांत, जिनमें केस बिगड़ रहा था, वो प्रशांत है? हेलो प्रशांत, शायद प्रशांत शांत हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे केस, ऐसे बिगड़े हुए केस जिनमें आपको लग रहा है कि ये एपिडेमिक का शिकार हुआ था डॉक्टर से अजय, और अब ये केस इसने स्पॉइल करके ले आया, तो वहां हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि यहाँ आप सल्फर की या हिपरसल्फ की हाइपोटेंसी की एक खुराक दे सकते हो, और माइन्यूट दे सकते हो, और रेयरली रिपीट करने की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसा लगता है जैसे सिंगल डोज ही काम कर दे। हालांकि यहाँ उस दिन मैं प्रशांत को आंसर दे दिया था मैंने, वो इतना यहाँ प्रभावी नहीं हो रहा। मैंने कहा था कि वो पिक्चर क्लियर कर देगी अगर बिगड़ा हुआ केस है। हालांकि वो भी संभावना है अमितपाल भाई कि हिपरसल्फ या सल्फर दोगे तो या तो उसे क्योर ही कर देगी, नहीं तो फिर अगली मेडिसिन का रास्ता सरल कर देगी। उस कोविड के बाद काफी केसेस में देनी पड़ी थी। ओके, हाँ तो देखो, हाँ तो आप लोगों से शायद आपने या बड़े वाले अमित भैया ने, इन लोगों में से किसी ने बोला था कि एक बार ये दो, तो हमने दिया था। और मेरा केस, एक तो सच में हमें जरूरत नहीं पड़ी थी, उसके बाद सल्फ देने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और एक को शायद कैलकेरिया सल्फ दी थी। अच्छा, एक केस क्लियर हुआ और एक क्योर हो गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, जैसे वो। हाँ भैया सर ये जो एपिडेमिक के लिए यूज हो रहा है, ये एंडेमिक और पैंडेमिक में भी सेम चीज यूज होगी? नहीं, यही तो बने कर बाद वाला पार्ट, एपिडेमिक के लिए जो बाद वाला पार्ट है वो एंडेमिक में शुरू से ही होता है। अच्छा, हाँ, जो एपिडेमिक बिगड़ी हुई है वो एंटी मियाजमेटिकली ट्रीट होती है, और जो एंडेमिक फीवर है या जो किसी एक बंदे को ही इफेक्ट कर रहा है, वो एंटीसोरिकली, एंटी मियाजमेटिकली करेगी। एंडेमिक और बिगड़ा हुआ एपिडेमिक या बिगड़ी हुई पेंडेमिक एक है। अदरवाइज एपिडेमिक और पेंडेमिक में भी जो ग्लोबली एपिडेमिक है, अगर ग्लोबली एपिडेमिक है तो वहां भी आपकी जीनस एपिडेमिक आ जाए तो अच्छी बात है, कॉन्टिनेंट के हिसाब से कि भाई ये हिंदुस्तान का एरिया या श्रीलंका का एरिया है या ऐसा। अदरवाइज इतने बड़े पैमाने पे हुआ नहीं करती ग्लोबली, ये रीजनल होती है कि भाई ये एक वो होता था गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर, हाँ, जापानीज एनकेफेलाइटिस है ना। तो अब वो गोरखपुर में, पूर्वांचल में होता था, अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता नहीं था दोस्त वो। जी सर। तो इतने बड़े ग्लोबली जनरली आया नहीं है भाव आया है एपिडेमिक, और एपिडेमिक पेंडेमिक से अलग है जी। तो ये था आपका 240। हाँ भैया अमित। एंडेमिक जो होता है ना, वो एंडेमिक थ्रू आउट द ईयर होता है,
वो उस एरिया और उस रीजन की वजह से होता है। जैसे एंडेमिक का एक एग्जांपल होता है गॉइटर। गॉइटर जो हाँ है हिल एरियाज में पहले पाया जाता था, क्योंकि वहां पे जो सॉल्ट होता था उसमें आयोडीन की कमी होती थी, न्यूट्रिएंट्स में भी आयोडीन की कमी होती थी। तो जो हाँ रीजन की वजह से किसी जगह पे थ्रू आउट द ईयर कोई डिजीज होती है वो एंडेमिक होती है। तो हाँ इसलिए उसको क्रॉनिक की तरह ट्रीट करना है शुरू से ही। हाँ और हाँ जो एपिडेमिक है वो एक एक जैसे एक झोंका महामारी का जो आया है ये है। और क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड फैला था जैसे कोविड का था, तो ये पैंडेमिक भी था एक तरह का। हाँ वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वाइड होने की वजह से पैंडेमिक हो गया था ये। जी। तो पैंडेमिक और एपिडेमिक में एक जीनस एपिडेमिक के निकलने के काफी चांस हैं, और इनमें भी हाँ, एपिडेमिक के तो बहुत ज्यादा हैं। पैंडेमिक की भी बात अगर हम थोड़ा छोड़ दें अभी। पैंडेमिक में बहुत रीजन के हिसाब से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हाँ इसलिए हाँ, इसलिए जैसे अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन अलग तरीके से उसको परसीव कर रहा है, या यूरोपियन अलग कर रहा है, एशियन हाँ अलग कर रहा है। हाँ तो थोड़ा तो सा वहाँ चेंज। वहाँ नहीं, वहाँ इसलिए चांस कम हो जाएंगे डॉक्टर दीपशिका, जीनस एपिडेमिकस के। जी जी जी। और देखो नाम भी तो जीनस एपिडेमिकस दिया ना, जीनस पेंडेमिकस थोड़ी दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जीनस एपिडेमिकस का ही प्रावधान इस तरह से है। 243 कर लेंगे अब। जी और जी क्वेरी है किसी की? कोई और सवाल हो तो रखें अपना। सर, इसमें बस ये चीज पूछा था, जो एपिडेमिक होगा ये सब में सेम सिम्टम्स आएंगे इर्रिस्पेक्टिव वो पेशेंट का एज क्या है, जेंडर क्या है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना। हाँ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बोला ना भाई। हम्म, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो कॉमन टू ऑल, चाहे वो एज फैक्टर हो, चाहे अब बिल्कुल उसमें हमें मायना नहीं ये रखना है कि भाई ये बूढ़े को आया या निमोनिया बच्चे को हुआ या जवान को हुआ। और इन्होंने दे दिया टोटलिटी ऑफ सिम्टम कॉमन टू ऑल, जी बस जो भी मिल जाए, जिस एज का भी मिल जाए, बूढ़ा जवान बच्चा, फिर हम थोड़े से उधर पहुंच जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वाला भाव में। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है एपिडेमिक में। जी तो जी भैया एक चीज इसमें और क्लियर कर दें कि जीनस एपिडेमिकस से उस एरिया के सभी लोग नहीं ठीक होते थे, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ठीक होते थे। और हाँ इसकी जरूरत ही इसलिए पड़ी थी कि हम क्यों कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक कर सकें। बिल्कुल, तो जो अप्रोच जो हो सके कॉमन, ज्यादा से हाँ, ज्यादा ज्यादा से तक। ज्यादा हो जाए उसके लिए था। हाँ हाँ नहीं देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा। अभी हम केवल इसको ऐसा ले रहे थे कि जिसमें पहले 16 डेवलप है वो नहीं सही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि टोटलिटी जो है वो सबकी बिल्कुल 100% सेम ही मिल जाए। जितनी जिसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पार्शियल सिलेक्टेड होगी, सिमिलिमम होगी, हो सकता है कुछ की पार्शियल रह जाए, किसी को क्योर कर दे और किसी पे काम ही ना करे। 3 तरह का भाव आ सकते हैं। तो 243 पढ़ते हैं। बस एक क्वेश्चन मुझे भी पूछना था। जी ये जी, इसमें जैसे इन्होंने डॉक्टर हैनीमैन सर ने जैसे जो बोला है कि अगर मतलब जिनका इस जीनस एपिडेमिकस से नहीं क्योर होता है या क्योर हो जाता है, उसको फॉलोड बाय सल्फर और हीपर सल्फ एज ए एंटीसोरिक देनी है। तो मुझे ये जानना कि मतलब हैनीमैन सर ने तो ऐसा सीधे सल्फर और हीपर सल्फ को ही एग्जैक्ट एंटीसोरिक बताया है, लेकिन हम लोग अभी एंटीसोरिक को एज ए जीसीएस मतलब उसका किसी भी बंदे का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की तरह ट्रीट करते हैं। इस चीज को मुझे डिफरेंस बेटा ये समझना है तो कि मैं पहले ही सल्फर। बोल के चला। ये तो मैंने बिल्कुल पहले वर्ड बोला था कि जनरली एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। हालांकि हैनीमैन साहब ने सल्फर और हिपर सल्फ को रिकमेंड किया है। ये हाँ, तो तो मैंने बोला वही तो। पहले ही तो जब कि उन्होंने तो ब्लैक एंड व्हाइट में सल्फर एंड हिपर सल्फ को रिकमेंड किया है ना, फिर नहीं, हम लोग ब्लैक एंड एंटी व्हाइट नहीं है। हैनीमैन साहब बहुत इवॉल्व हुए हैं। हैनीमैन साहब बहुत इवॉल्व हुए हैं। 164 अगर आप फुटनोट पढ़ोगे तो फिर तो आप सारी प्रेग्नेंट लेडीज को सल्फर और सल्फर डायनेमाइजेशन दोगे। बात थोड़ी सी खुल के समझनी है। जहां भी सल्फर बोलते थे हैनीमैन साहब, वहां एंटीसोरिक का भाव आता था पहले क्रॉनिक डिजीज जब पढ़ोगे। और फिर हमें ना थोड़ा ओपन होके समझना है, कॉपी पेस्ट वाले भाव में ना रह करके उसको हम विस्तार में समझें। 164 जरूर पढ़ लेना फुटनोट आप, नहीं तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि उसमें भी क्या बता रखा है कि अगर हम सल्फर और सल्फर के डायनेमाइजेशन देते हैं
हाँ तो वहां हाँ फिर कई कई लोग ना डॉक्टर दीपशिखा सल्फर देने लगे प्रेग्नेंट लेडी को। जी जी हाँ 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 तो इसलिए ना सल्फर एंटीसोरिक का तो पहले ही हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि यहाँ पर एंटी मियाजमेटिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। हैं, और वैसे मैंने ये भी कहा था कि हनीमैन साहब अपने आप में काफी क्लियर थे कि सल्फर और रिपर सल्फ को कह के चल रहे वो, तो मतलब इन गुंजाइश नेचर टोटल में बाकी है बेटा। वो ये तो कह रहा है कि जैसे मेजॉरिटी जीनस एपिडेमिकस से कवर हो जाएगा, उसी तरह मेजॉरिटी एंटी मियाजमेटिक में सल्फर रिपर हाँ, सल्फ तो से आप कवर हो दो ना, जाएगा। आप दो और हमें भी बताओ कि भैया मैंने देखी और मैंने असर पाया। क्यों जी, आप दो बिल्कुल, पहले तो सल्फर और रिपर सल्फ ही देंगे हम भी, और नहीं काम करेगी तो एंटी मियाजमेटिक और ले आएंगे निकाल के, हम भी ऐसी करेंगे। पर बॉस ये भी है, देखिए ये जब हम देने चलेंगे ना तो हमें वो इंडिकेशन मिलेंगे हिपर सल्फ हाँ, के जो सल्फर के भेड़, अरे क्या बात कह दी, सल्फर के और रिपर सल्फ के इंडिकेशन मिलने चाहिए, आंख बंद करके नहीं देनी फिर भी। हाँ हाँ डेफिनेटली नहीं देनी तो चाहिए। आ गया वही सारा। और अगर सल्फर और रिपर सल्फ के नहीं मिल रहे बिल्कुल, और कैलकेरिया सल्फ के मिल रहे, अभी बताया ना दीपशिखा ने, तो वहाँ एक तो सल्फ, एक तो इनसे ही सही हो गया और एक में दूसरी देनी पड़ी। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है नहीं, बहुत ही अच्छे से आपने इसको और क्लियर करवा दिया। तो और लास्ट में जो दीपशिखा ने कही, ये तो हॉलमार्क है कि आपकी टोटलिटी मैच करनी चाहिए उसकी सल्फर से, हिपर सल्फ से, तब देना। 243 में कह रहे हैं कि इन दोज ऑफन वेरी परनीशियस इंटरमिटेंट फीवर्स विच अटैक ए सिंगल पर्सन नॉट रिसाइडिंग इन ए मार्सी डिस्ट्रिक्ट, we must also at first, as in the case of acute disease generally, which they resemble in respect to their soric origin, employ for some days to render what service it may, a homeopathic remedy selected for the special case for from the other class of approved medicines, not antisoric। देखो ये बड़ी अच्छी सी बात यहाँ भी कह रहे हैं, जगह दे के चल रहे हैं कि सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल से भी पहले देने से पहले भी एक क्या बात बन सकती है, कह रहे हैं कि इन दोज ओपन वेरी परनीशियस इंटरमिटेंट फीवर्स विच अटैक ए सिंगल पर्सन, उनमें जो अक्सर बहुत ही परनीशियस ट्रीटमेंट, सॉरी वेरी परनीशियस इंटरमिटेंट फीवर का जो अटैक किसी एक सिंगल व्यक्ति को होता है, अक्सर बहुत ही खतरनाक वाला बुखार आता है मान लो किसी किसी व्यक्ति को, और कह रहे हैं नॉट रिसाइडिंग इन ए मार्सी डिस्ट्रिक्ट, और वो मार्सी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं रहता, तब भी आता है वेरी परनीशियस इंटरमिटेंट फीवर्स का अटैक। कह रहे वी मस्ट आल्सो एट फर्स्ट, हमें यहां भी सबसे पहले क्या करना है, एज इन द केस ऑफ एक्यूट डिजीज जनरली, जैसे कि एक्यूट डिजीज में जनरली हम करते हैं, which they resemble in respect to their soric origin, जो कि रिजेंबल करते हैं अपने सॉरिक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, एम्प्लॉय फॉर सम डेज टू रेंडर व्हाट सर्विस इट मे, ए होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्टेड फॉर स्पेशल केस फ्रॉम द अदर क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन। तो यहां भी सीधे सीधे एंटी मियाजमेटिक ना चलेंगे करके, यहां भी हम सबसे पहले एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी को देंगे जो कि अदर क्लास ऑफ प्रूव्ड मेडिसिन होती है, यानी कि उसको हम एक्यूटली ही देंगे, यानी कि नॉट एंटीसोरिक होनी चाहिए, एंटीसोरिक नहीं होगी, भले चाहे वो वेरी परनीशियस इंटरमिटेंट फीवर क्यों ना हो। बट इफ नॉट विदस्टैंडिंग दिस प्रोसीजर द रिकवरी इज deferred, we know that we have to do with SORA on the point of its development, and that in this case antisoric medicine alone can effect a radical cure। तो सबसे पहले तो वहां हम उसे एक्यूटली डील करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम पाते हैं कि रिकवरी जो है वो नहीं हो रही, डेफर्ड हो रही है, यानी कि स्थगित हो रही है, लटक रही है, पोस्टपोन हो रही है, तो कह रहे हैं अब हम इस बात को समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा हमारे सामने कि ये जो है इसमें सोरा का डेवलपमेंट हो रखा है। अब ये मियाजमेटिक
इंटरमिटेंट फीवर है, अगर हमारे पहले इस टाइप से वो नहीं काबू में आया, और फिर कह रहे हैं इन केसेस में फिर हम एंटीसोरिक मेडिसिन दे करके ही चलेंगे जो केवल और केवल रेडिकल क्योर करने में इफेक्टिव होगी, है ना। खास करके वहां अब उसको लेके अब डॉक्टर सरे का भाव थोड़ा सा जुड़ेगा। अगर हमारे सामने पहली बार में बहुत ही परनीशियस फीवर आ गया दीपशिखा अमितपाल, तो कहीं हम उसे एंटी मियाजमेटिक ना दे बैठे कि यार ये तो बहुत खतरनाक आया, तो इसका मतलब ये तो हो सकता है इसके पीछे सिफिलिटिक मियाजम है या इसके पीछे सोरा डेवलप है। वहां भी वेरी परनीशियस इंटरमिटेंट फीवर में भी खास करके जो व्यक्ति मार्सी डिस्ट्रिक्ट में ना रह रहा हो, कोई पीछे कोज ना हो, ऐसे केस में भी आप एक्यूटली लेके चलेंगे। और अगर एक्यूटली स्टेट रेमेडी, स्टेट प्रेस्क्रिप्शन आपका काम नहीं कर रहा है और वो फिर भी लटक रहा है केस, तो अब आप उसको एंटीसोरिक मेडिसिन या एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन निकाल के लेके आएंगे। तो ये था 243। 244 और कर लेंगे, लास्ट ये हो जाएगा इसका पूरा। 244 हालांकि इसमें मुझे लग रहा है वो भी है, फुटनोट भी है, तो इसको रोकेंगे। बड़ा है, फुटनोट भी है, नहीं तो फिर हल्के में निकल जाएगा बात होते हुए। तो 244 तक रुकेंगे। और किसी का कोई सुझाव है इसमें, कोई पॉइंट रखना है किसी को? अभिषेक सर, कोई भी सवाल हो, कैसा भी कोई हो, भी भाव, डॉक्टर अभिषेक वेलकम, है ना। और जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनॉन से ही हो, आपका कोई भी सवाल हो। हाँ आपने उस दिन बहुत अच्छे से पॉइंट क्लियर करे थे, आप जैसे उस पे देते थे। हाँ जी जी जी, वही सर का क्या है ना, जैसे अभी मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन होता है टोटली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे ही होता है। ओके किस सिम्टम पे होते हैं, जी एलेंट के हो गए या फिर थोड़ा आपका ये जो बोगस सिनाप्टिक की है, जी बोगस सिनाप्टिक की में भी कुछ सिम्टम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पे मिलते हैं। और एक मेरे पास किताब है E.F. हैरिंगटन की, मेरे पास क्लिनिकल मटेरिया मेड का है, हाँ तो उसमें भी जगह जगह सर ये टंग वाले सिम्टम मैच करते हैं, कई जगह मिलते हैं। हाँ तो यही प्रिस्क्रिप्शन चलता है अपना, अभी तो फिलहाल तो इसी में चलते हैं। हाँ नहीं कोई नहीं, भी ये सवाल आपकी अप्रोच जो है ये बहुत ही फैंटास्टिक अप्रोच है। बस इसमें नए बच्चों को सिर्फ है सर, जी सर जी, इसमें नए बच्चों को सिर्फ ये समझना है कि ये जो अप्रोच है इसके पीछे और पूरा स्फेयर भी जुड़ा होना चाहिए केस का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हाँ सब मियाज को भी सर लेते हैं इसमें। जैसे हाँ मान ली सपोज अगर कोई पेशेंट अगर है, जैसे उसमें सिफिलिटिक टेंट हाँ है कि नहीं, कोई syphilis उसको कंप्लेन है, और हाँ साथ में मर्कसॉल का, उसमें जो मर्कसॉल में भी जो सलावरी टंग है और मिड क्रैक भी टंग है, और हाँ सिफिलिनम में भी जो है 2 पैरेलल क्रैक्स ऑन द टंग है सिफिलिनम में। जी तो अब वहाँ पे जो डायरेक्शन मिलेगा हमको, मर्कसॉल को और सिफिलिनम को हम इंडिकेट कर सकते हैं अगर बस पेशेंट अगर सिफिलिटिक वहां अगर से है तो। दोनों में अंतर देखना है कि कौन सा मर्क की पिक्चर ले रहा है पीछे से डिस्पोजिशन वाइज भी, और कौन सा जी जी सिफिलिस का। जी, तो प्रोफ्यूज सलाइवेशन दोनों में है, हाँ मर्कसॉल में भी है, सिफिलिनम में भी है हाँ ना। हाँ तो और हाँ लेकिन पेशेंट अगर सोरिक है तो टंग तो उसकी वैसे ही रहेगी, वो 2 क्रैक्स रहेंगे, पैरेलल क्रैक्स उसके टंग पे। तो हाँ वहां पे फिर सिफिलिनम को नहीं लेंगे, अगर पेशेंट अगर सोरिक कंप्लेन है तो वहां हाँ फिर सिफिलिनम को नहीं लेंगे, तो वहां पे हाँ उस सिम्टम को छोड़ देंगे। यस ये यस इसमें दिक्कत आती है कब पकड़ना है कब छोड़ना है सिम्टम को। यस हाँ जी हाँ नहीं, जी, मेरा ये नेट्रम्यूर का जैसे टंग है जी कि जैसे कल मेरी बात नहीं हो पा रही, सवाल है वो कैसा भी हाँ सवाल है तो आप रखो, आप उसको करते हैं discuss जो भी। हाँ हाँ जैसे हाँ में जो अप्रोच करने जैसे वाला है ना। जी हाँ वो बात रखो आप। हाँ जी जी नहीं सर, मतलब जैसे ये मेरे में मैंने, क्या होता है हाँ जी सर बोलिए। जी, जैसे जैसे पेशेंट कोई अगर आता है क्रॉनिक या फिर जो एक्यूट भी अगर आता है ना, तो कैसे उसको अप्रोच करना है, ये थोड़ा सा दिक्कत होती है अपने को। हाँ सिम्टम बेस इसमें पे लिया जाए या फिर वहाँ पे क्या अप्रोच लगाएं, वहाँ पे उसका माइंड कैसे पकड़ पाएंगे, वो तो देता नहीं पेशेंट, कुछ भी हाँ बोलता है, हमको बस ये परेशानी है, हाँ अब उसके आगे कुछ निकल ही नहीं पाता उससे जो है हाँ जी। हाँ इसमें बेसिकली तो बात इसमें कोई भी ऐसे मेरे है, हिसाब से जी जी, जी इसमें बात ऐसे है जो हम बड़े सर से सीखे हैं, बिल्कुल जी वही वही भाव हम आपको बताएंगे जो मलिक सर से और बड़े सर से हम पकड़ रहे हैं।
जी बड़े सर बोलते थे सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके सामने केस क्या है, ये एक्यूट है, एक्यूट या जी क्रॉनिक है। जी सबसे पहले कि हम क्या डील कर रहे हैं। हम्म, अब बड़े सर बोलते थे एक्यूट अगर है तो उसकी अप्रोच ये होगी, और अगर क्रॉनिक है तो दूसरी होगी। एक्यूट अगर है तो वहां वही अपने जो इसमें दे रखे हैं, और अपने अफोरिज्म नंबर 3 में या 5 में शायद, एक्साइटिंग कॉज, जी जी एक्साइटिंग कॉज को नहीं छोड़ना कैपिटल है, से एलिमेंट फ्रॉम नहीं छोड़ना है, ऐसे अप्रोच करेंगे। और जो जी क्रॉनिक है उसमें उसका बेसिक डिस्पोजिशन लेना है, जो अपना केस स्टडी में बताया गया है। उसमें सारे विल, इंटेलेक्ट, मॉरल्स, सोशल सोशल सिचुएशंस उसकी, वो सारा लेंगे, वो तो आप जानते ही हो सर। तो बड़े सर ये बोलते थे, जो हम, आपने बड़ा अच्छी बात कही कि हम सबसे ज्यादा यही इग्नोर कर देते हैं, जो जानते हैं वो भी, कि सामने है तो क्रॉनिक, और लेकिन क्रॉनिक केस की एक्यूट एग्जैजर्बेशन आ रखा है, एक्यूट की तरह से कोई बात उभर के आ गई है, एक सिम्टम, और हम उसे एक्यूट समझ के और उसे हम एक्यूट दे देते हैं वैसे, भले हालांकि वहां हमें जरूरत तो मान लो थी उसकी जीसीएस निकालने की। तो ये हमें तब समझ में आएगा जब हमें पता चले कि सामने हमारे पास एक्यूट केस है, एक्यूट एग्जैजर्बेशन ऑफ क्रॉनिक केस है, या क्रॉनिक केस प्रॉपर है। ये 3 शेड आएंगी हमारे क्लिनिक पे, जब भी आएंगी तो या तो एक्यूट होगा, जी या फिर एक्यूट एग्जैजर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज होगा सर। जैसे किसी को बिल्कुल अस्थमा पुराना है जी जी और इस समय वो स्टेट में आ गया, बहुत ज्यादा उसको कंप्लेन उभरी, तो ठंड ये के बेसिकली ठंड एक्यूट की नहीं वजह है, से ये या एक्यूट एग्जैजर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज है। जी जी बिल्कुल तो इसे इसे हम देखेंगे कि यदि ये उसका जानलेवा साबित हो रहा है तो यहाँ इसे एक्यूटली हैंडल करेंगे, नॉन एंटीसोरिक रेमेडी दे करके, स्टेट रेमेडी बोलते हैं उसको, जी जी एक्यूट की तरह। जब ये आराम हो जाएगा तो तुरंत जी उसकी फिर एक एंटीसोरिक पे हम जाएंगे, जी ठीक है। और यदि वो आपने एंटीसोरिक दे भी रखी है और उस बीच में एक्यूट एग्जैजर्बेशन आ गया, तो अब हम वहां बड़े सर बोलते थे कि वहां हम देखेंगे कि यदि वो एक्यूट एग्जैजर्बेशन उसका कोई ज्यादा सीरियस नहीं है तो उसको एसएल से मैनेज करेंगे। बिल्कुल और यदि वो एक्यूट एग्जैजर्बेशन उसके लिए बहुत खतरनाक हो रहा है, तो जो पहले वाली जो दूसरी मेडिसिन आएगी एक्यूट एग्जैजर्बेशन के लिए, तो वो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल दे रखी है उसके रिलेशन में आनी चाहिए, जी 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 वो उसके रिलेशन में ही होगी। तो बड़े सर ने इसमें एक रेमेडी रिलेशनशिप चार्ट भी दिया हुआ है सर, जी 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 सेकंड बुक में। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी को कैलकेरिया दे रखी है सर, जीसीएस, जी जी और उसको एक्यूट स्टेट बहुत जबरदस्त आ गई, तो कैलकेरिया की कंप्लीमेंट्री आएगी, या तो बेलाडोना हो गई, स्ट्रामोनियम हो गई, या कोई भी। हम्म अच्छा, बड़े सर ने तो बहुत इसमें विस्तार दे दिया कि मान लो उदाहरण के तौर पर कैलकेरिया की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उन्होंने कहा फिर चिली और हॉट, कंप्लीमेंट्री भी उन्होंने 2 तरह की बता दी, चिली और हॉट। यदि कैलकेरिया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चल रहा है, कैलकेरिया दे रखी है, और आपका पेशेंट आ रहा है, वो उसको वो हॉट स्टेज में है, जी तो जी तो वहां पे हॉट रेमेडीज का ग्रुप दे रखा कंप्लीमेंट्री का। और चिली अगर उसे ठंड बहुत लग रही है मान लो, तो कैलकेरिया के कंपेरिजन उसमें कंप्लीमेंट्री में चिली रेमेडी का भी वो दे रखा है उन्होंने ग्रुप, तो जी उनमें जी से कोई सिलेक्ट हो जाती है सर। ठीक ठीक तो ऐसे सर आगे बढ़ रहे हैं कि किस तरह से हम केस को लेके आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी सी बात मुझे ये रखनी है आपको, जो आपका पॉइंट है इतना अच्छा है, वो वाकई जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है अभी, जी कैसे लेते हैं हम केस। अभी क्या था कि 2 केस मुझे याद आ रहे हैं। एक तो अपना अमित भाई का है, पहले मैं अमित भाई का ही बताऊंगा। अमित भाई वो बताओ जिसमें वो हियरिंग इम्पेयर्ड हो गई थी नजला दब के, अच्छा। वो देखो कैसे स्टेट उठा लेते हैं हम लोग, क्यों जबरदस्ती जीसीएच में नहीं घुसना है, वो अमित पाल का केस बताएगा, और एक प्रशांत का केस है। अमित आप बताओ। देखो, एक पेशेंट आया अपने पास ना, वो बेसिकली बच्ची को लेके आई थी, जो लेडी थी। हाँ तो उन्होंने उनकी, वही तो वो बोलती है कि भैया मेरे को ना कान में दिक्कत हो रही है, क्या कोई दवाई होगी क्या।
तो मैंने बोला कि हाँ आप मुझे बताओ कि क्या दिक्कत हो रही है। हम्म, कहती है कि वो ना एक लेफ्ट कान से सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है, कह रही भैया मैंने ना ईएनटी को दिखा लिया, उन्होंने पहले 5 दिन की दवाई दी, उससे आराम नहीं आया, फिर 5 दिन की दोबारा दी है, वो बोले कि टेस्ट वेस्ट कराने हैं, तो आप अगर कुछ हो सकता है तो बताओ। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि आपको कब से दिक्कत हो रही है और क्या क्या दिक्कत हो रही है और कैसे पता चला कि आपको कैसे लग रहा है कि मेरे को लेफ्ट ईयर से कम सुनाई दे रहा है। हम्म, तो उन्होंने कि भैया मैं पहले हमारा टीवी 17 की वॉल्यूम पे चलता था, हम्म, तो मैं 25 पे किया तो तब मुझे कुछ आवाज आने लगी, फिर मुझे हाँ, घर के मेंबर टोकने लगे कि भाई क्या हुआ, तो मतलब कि तुझे सुनाई कम दे रहा है, आवाज कम आ रही है। हाँ, फिर बेसिकली बहुत सारी चीजें पूछी मेंटल से रिलेटेड की, पर वो मुझे कुछ ऐसा मैच मिल नहीं रहा था। हाँ, मैंने कहा मैं क्या हुआ था क्या हुआ था, तो फिर नहीं मिल रहा था। हम्म, मैंने पूछा, मैंने कहा आपको फिजिकल लेवल मतलब कुछ आपको शरीर में दिक्कत हुई थी क्या 15 दिन पहले। तो उन्होंने बताया मेरे को कि मेरे को कोल्ड हुआ था भैया। हाँ, तो मैंने कहा कोल्ड हुआ था, तो मैंने कहा आपने क्या किया भैया, कह रही कुछ नहीं किया, मैंने वो 2 दिन क्रोसिन खाई थी सुबह शाम, वो मेरा ठीक हो गया। हाँ, तो कि ये कब हुई दिक्कत, तो बोलती है कि भैया उसके अगले दिन से ही मुझे फील होने लगा था हम्म, दिक्कत हो रही है कान में। लेकिन फिर मैंने ध्यान, 1-2 दिन में मुझे प्रॉपर समझ आ गया था कि हाँ मुझे अब कान से सुनाई नहीं दे रहा है। हम्म, मैंने फिर रूब्रिक ढूंढे, तो उसमें मुझे एक रूब्रिक मिला, हम्म, इम हियरिंग हियरिंग इम्पेयर्ड। कोराइजा कोराइजा सप्रेस्ड आफ्टर। हाँ, क्या रूब्रिक था, क्लियर करके बोलो। रूब्रिक था हियरिंग इम्पेयर्ड, कोराइजा सप्रेस्ड आफ्टर, हाँ, है ना। हम्म, उसमें पड़ी थी लीडियम पाल, हम्म, है ना। तो मैंने वहां पे उनको दीदी को वो दी हम्म, लीडियम पाल। हम्म, तो उनका 3 दिन बाद मैंने उनसे बोला कि मैंने कहा मुझे आप बताना 3-4 दिन में ना कि भाई कुछ आ रहा है कि नहीं, कुछ चीजें ठीक हो रही है कि नहीं। हम्म, तो उन्होंने मुझे फोन किया 3 दिन बाद कि भैया मेरे को ना रनिंग नोज हो रही है, हाँ, जुकाम हो रहा है, हाँ, आम के लिए कोई मेडिसिन ले लूं क्या, या कोई आप कोई मेडिसिन देंगे क्या। हाँ, तो मैंने कहा आ जाओ मेरे पास मैं देता हूँ, तो मैंने वही प्लेसिबो उनको दी, हाँ, और वो गुनगुन में बोला कि लो। हम्म, और उसके तीसरे चौथे दिन बाद फोन आया उनका कि भैया मैं अब 17 के वॉल्यूम पे ही टीवी को सुन जो 25 वॉल्यूम पे सुन पा रही थी। पा रही थी, और बिल्कुल अब एकदम क्लियर है वो, मतलब तो देख रहे हैं पूरा ना एकदम। सर कैसे अप्रोच हुई इस केस में। जी जी बिल्कुल। प्रशांत आपका क्या था। प्रशांत, प्रशांत है। हाँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मेरा भी इसी तरह का केस था। जब वो बच्ची एक्चुअली मेरे को भी सेम ही कंडीशन में आई थी कि उसको कम सुनाई देता। बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया, एम्स में भी दिखा लिया, नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखा लिया, टेस्ट बहुत सारे टेस्ट भी करा लिए, मशीन लगाने के लिए बोला उस बच्ची को। हम्म, लगभग 7 साल की बच्ची है वो। हम्म, फिर मेरे पास आए तो फिर मैं पूछ रहा बच्ची से, बच्ची ज्यादा कुछ तो बता नहीं पा रही थी। हम्म, तो मैं हिस्ट्री में गया कि मतलब इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बचपन में या कुछ भी इस हाँ, तरह की। हाँ, तो फिर उसमें निकला था कि जब ये 3 महीने की थी तो इसको सर में दाने हुए थे, हाँ, और उसमें इसको 3 इंजेक्शन लगाए थे डॉक्टर ने, तो इसके 1 महीने के अंदर अंदर वो दाने ठीक हो गए थे। हाँ, फिर जैसे नॉर्मली चलता रहा, फिर बच्ची का स्कूल में एडमिशन कराया गया। तो हाँ, स्टार्टिंग में तो पता नहीं चल पाया उसमें हम्म, कि बच्ची को कम सुनाई देता है कि नहीं। तो जैसे बच्ची बड़ी हुई, लगभग फर्स्ट सेकंड क्लास में पहुंची, तो मैम को उसको चिल्ला के बोलना पड़ता था तब वो सुनती थी। हम्म, ठीक है, अब उसको आगे बैठाना स्टार्ट कर दिया, तो मैम को लगा कुछ इसमें प्रॉब्लम है बच्ची में। तो फिर उसने पेरेंट्स को कंप्लेंट करी, हम्म, तब उसको पेरेंट्स को पता चला था। हम्म, फिर पेरेंट्स ने इधर उधर ट्रीटमेंट लेने के चक्कर में 2-3 साल निकाल दिए। हम्म, फिर इसमें भी मेरे को यही हियरिंग इम्पेयर्ड इरप्शन सप्रेस्ड आफ्टर मेडिसिन रूब्रिक लगाया था, तो मिजेरियम आई थी। हम्म, मिजेरियम देने के लगभग 2 महीने बाद उसको हम्म, बच्ची को मेरी चुटकी की आवाज स्टार्ट हो गई थी आनी,
और उसका ना मदर ने उसको ये बोला था कि इसके कान में से बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होता, बिल्कुल ड्राई रहते हैं, हम्म बिल्कुल सूखे। हम्म तो मेडिसिन देने के बाद 2 महीने बाद इसमें से कुछ डिस्चार्ज जैसे येलो कलर का वैक्स मतलब वैक्स गोल्ड टाइप का। वैक्स वैक्स निकलना स्टार्ट हुआ। हम्म, फिर उसके बाद लगभग 1 डेढ़ महीने बाद उसके शरीर पे दाने आए स्टार्ट हुए, दाने निकलने। हाँ। लगभग 1-2 हफ्ते में वो अपने आप रिकवर हो गए। और वो दाने भी आए फिर उसको। हाँ, अभी वो वैसे बच्ची पीएलपी चुटकी चल की रही है आवाज उसको। सुन रही है डॉक्टर अभिषेक सर? बिल्कुल सर। तो अब आप ये देखिए कि कितने डायमेंशन है केस को डील करने के। तो आपका जो तरीका है वो, हुआ था उसका। आपका तरीका एकदम मार्वलस है, नो डाउट। जी जी लेकिन जी। ये एक तरीका है और इसके साथ हमें बहुत सारी अप्रोच सीखनी है। बस बिल्कुल सर। तो ये है क्रक्स बात का। बिल्कुल सर। ये तो दोनों केस फिजियोलॉजिकल ही थे, इसलिए इनकी अप्रोच ऐसी थी, सिमिलर टाइप की। हाँ जहाँ स्ट्रक्चर चेंजेस होंगे वहां थोड़ा अलग हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। है ना? अब ये डिपेंड करता है कि बेटा स्ट्रक्चर अगर किसी सप्रेशन से अगर स्ट्रक्चर तक चेंज हो रखी है और आपने हाँ वो जी। सप्रेशन हटाया, तो हाँ हमें तो वाइटल फोर्स को अलाइनमेंट में डाला बस। अब हो सकता है हाँ। उसकी स्ट्रक्चर भी ठीक हो जाए बेटा, हो सकता है। अच्छा। हाँ, और हो सकता है कि उसकी और मेडिसिन भी बीच में एक तो और आए निकल के। अब मैं इसको स्ट्रक्चर की बात आपने, हालांकि उसको भी हो सकता है फिजियोलॉजिकल ही कहो या मैं भी कहूं आपके साथ साथ। एक बार जो क्रॉनिक डिजीज में केस था कि स्किन इरप्शन जब दबे तो 7 हाँ मंथ की प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई और 5 साल हाँ तक फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाई। हाँ, याद है मैं, हाँ तो याद है। दोबारा से जब उसको कहीं पैदल चल रही थी या किसी भी का कोई भी कारण बना, जब उसको फिर से इरप्शन आए तो वो हाँ उसकी उसकी उसको कंसीवमेंट हो गया। हाँ। तो कितने सही समय बोल। तक और कितना बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज कर दे कोई सप्रेशन, ये हम्म ये कोई तय नहीं है कि केवल फिजियोलॉजिकल जाके रुकेगा। हाँ, हम्म। अगर स्ट्रक्चरल चेंज डिस्ट्रक्शन लेवल पे पहुंचा दिया, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया पार्ट उस सप्रेशन ने, तो वो रिकवर कैसे हो जाएगा? वो तो होगा नहीं। हम वही यस उसी की बात कर रहे थे हम, हाँ। हाँ, नहीं, आपका मलिक भाव बहुत अच्छा है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये केवल फिजियोलॉजिकली सही कर रहा है, हाँ 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 हाँ। ये आपके ये सेम वाइटल फोर्स को अलाइन कर रहा है। अमितपाल, ये सेम बात मलिक सर ने बोली थी। अब मुझे वो याद नहीं आ रहा, आपको याद होंगे पिछले बार जब मुरादाबाद कैंप हुआ था हाँ। तो तब भी कुछ 1-2 केस थे ऐसे ही। हम्म तो सर जब मैंने बताए थे तो उन्होंने ये बताया था कि ये वो चेंज है कि अगर यहाँ पे ये मेडिसिन करेक्ट नहीं होती करती इन चीजों को, तो ये अब स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्टिव में चली जानी थी ये पैथोलॉजी। हाँ, क्योंकि ट्रैक उधर जा रहा है। हम्म हम्म। वो तो उसमें गुंजाइश थी प्रशांत के केस में कि उसकी ऑडिटरी नर्व अभी जिंदा थी। बिल्कुल अगर ऑडिटरी नर्व या इसकी ऑल्फैक्टरी नर्व जो अमित पाल भाई के केस की बिल्कुल डैमेज हो गई दीपशिखा, तो फिर शायद नहीं आएगी वापस। हाँ, नहीं फिर केस का अप्रोच भी चेंज होगा हमारा। हाँ हाँ, फिर दूसरा अप्रोच भी लेंगे। तो इसमें बेसिकली बात यही है कि देखो कितने डायमेंशन है और सारे बिल्कुल। डायमेंशन को जानने वाला ही एक नियर टू परफेक्ट फिजिशियन बनेगा, प्रेस्क्राइबर बनेगा। ये हमारे सही। इस प्लेटफॉर्म का ये भी एक मेन मोटो है, इसका मकसद ये है। और हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस सब पूरे हो रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक का अपना, दीपशिखा का अपना, अमितपाल का अपना, प्रतीची, प्रशांत, डॉक्टर धीरेन्द्र सर, सबका अपना अपना, डॉक्टर श्रेय का, हमारा, अपने सबके शेयर होकर के एक्सपीरियंस हमें पूर्ण तक तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सर। तो यहीं रुकेंगे साहब आज। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम। राम राम। राम राम जी। राम 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 बेटा, राम। राम राम जी, राम राम भाई। राम सर। हाँ, अजय भाई के भी बहुत अच्छे केसेस होते हैं। अजय भाई भी अपना शेयर करें आगे से, है ना?